पार्ट नंबर 8 में देखते हैं बेटा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ओके, objective of this scheme is stop the migration of the people from the villages to city. For this, member of the parliament improve the education, health, employment facilities in village adopted by them in their constituency. सांसद आदर्श ग्राम योजना बेटा, सांसद यानी कि जो एमपी एमएलए होते हैं बेटा, पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेटा एक गांव को अडोप्ट करते हैं, या एक से ज़्यादा गांव भी वो अडोप्ट कर सकते हैं। और उनका काम ये होता है कि वो अपने विलेज को आदर्श गांव बनाए बेटा, और इसके लिए जो है वो अपनी पूरी इफोर्ट लगा देते हैं कि विलेज के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज़ बेटर बने, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो। ठीक है बेटा, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ दें, ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं, गाँव की जो सड़कें हैं बेटा, रोड है, उसको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जाए, गाँव के अंदर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स बनवाए जाए, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी हो। तो बेटा वो अपने विलेज को जो है एक आइडियल मतलब विलेज बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, एक आदर्श गांव बनाने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में बहुत सारा फायदा जो है देश को मिलता है, क्योंकि एक तरीके का इनके बीच में बेटा, इन सांसदों के बीच में एक कंपटीशन सा लग जाता है ना। इनको इसके पीछे एक रिवार्ड भी, मतलब एक तरीके का इनका सम्मान भी होता है। हर साल कैलकुलेशन होता है, 2 साल पे कैलकुलेशन होता है भाई कि कौन सा जो पार्लियामेंट मेंबर है उसने अपने विलेज को कितना बेस्ट बनाने का काम किया है ना। जैसे अपने प्रधानमंत्री मोदी है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस है, तो उन्होंने खुद भी बनारस के कुछ गांवों को आदर्श विलेज बनाने का काम किया है ना। सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के जब मेंबर थे, उन्होंने भी कुछ गांव अडॉप्ट किए थे, वो अपने विलेजेस को जो है एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने आदर्श गांव बनाने की कोशिश की थी। तो एक तरीके से इसका बेनिफिट बेटा गांव के लोगों को मिलता है, उस गांव का बहुत मतलब समझ लो ना कि गांव का उद्धार हो जाता है बेटा, क्योंकि कंपटीशन करने के चक्कर में ये जो आज सांसद होते हैं बेटा, वो बहुत अच्छे से उसका इम्प्रूवमेंट और उसका डेवलपमेंट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि thus they set up the ideal village other than this this to create permanent public asset to develop the opportunities for food life, rural upliftment, taking care of the cultural heritage, creating the opportunities for the employment through the social harmony, increase in the human development, etc. और इस काम को करते समय बेटा वो एक तरीके से देखा जाए तो सोचते हैं कि जो विलेज के पीपल हैं उनके एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड का वो निर्माण कर पाए, उसको खड़ा कर पाए। जो गांव की संस्कृति है बेटा, उसका जो हेरिटेज है, उसका भी एक तरीके से जतन हो। जैसे कोई विलेज ऐसा है बेटा, उसके आसपास कुछ ऐसी हेरिटेज साइट या उसका अपना एक हिस्टोरिकल अगर कुछ इतिहास रहा है तो उसको भी संजोया जाता है बेटा। गांव की जो अपनी प्राकृतिक जो विरासत है बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो उस तरीके से कामकाज किया जाता है बेटा। ह्यूमन डेवलपमेंट के कामकाज होते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजमेंट होता है, पॉवर्टी को दूर करने के काम होते हैं। तो ऐसे एक तरीके से देखा जाए बेटा तो बहुत ही अच्छे एक गोल्स के साथ बेटा ये सांसद काम करते हैं, और गांव को एक तरीके से आइडियल विलेज बनाने की कोशिश, आदर्श गांव बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम मोस्ट आईएमपी मनरेगा पे आ जाते हैं बेटा। मनरेगा समझ गए, यानी कि बहुत सारी चीज समझ गए बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी पीछे पॉइंट्स आएंगे ना, वो आपको सब कुछ मनरेगा के आसपास और एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉलिसीज के आसपास, ग्रामोदय से भारत उदय के अंदर जितने भी कामकाज बताए गए उसके आसपास ही सब कुछ घूमता फिरता नजर आएगा। अब यहाँ देखो, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम। पहली बात तो आपको मनरेगा का जो है बेटा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये फुल फॉर्म याद रखना है। अभी आपको अगर अंदाजा हो बेटा तो पिछले वीक की बेटा आरजेडी के जो सांसद हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे बेटा, और कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी उस समय, रघुवंश प्रसाद शर्मा बेटा, ये जो है आरजेडी के थे बेटा, ये उस समय कैबिनेट मंत्री थे। ये जो पर्सन है बेटा, ये इन्हीं की मनरेगा, उनको मनरेगा मैन कहा जाता था। अभी लगभग जस्ट पिछले वीक ही इनकी डेथ हुई है। आपने न्यूज़ में, अगर आप बच्चों में से कुछ लोग न्यूज़ अगर ध्यान से देखते होंगे बेटा, तो अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं इनकी मृत्यु हुए। और रघुवंश प्रसाद शर्मा बेटा बहुत ही अच्छे, बोलते हैं ना इंसान जब नेता जमीन से जुड़ा हुआ होता है बेटा, तो वो काम भी जमीन से जुड़ा हुआ करता है। तो उन्होंने बेटा, उनको मनरेगा मैन के नाम से जाना जाता था। और ये मनरेगा योजना बेटा उनकी ही एक आदर्श योजना थी, जो कि देश में सबसे ज्यादा, अभी तक मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल बेटा एक तरीके से देखा जाए तो लेबर्स के लिए, फार्मर्स के लिए बेटा, या पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जो काम किया गया है बेटा, वो सबसे बेस्ट है। और इसमें सब तरीके के काम आ जाते हैं बेटा।
बराबर। और रूरल एरिया का मतलब ऐसा नहीं है बेटा, जैसे हम अहमदाबाद सिटी में रहते हैं बेटा तो हम मेन सिटी में रहते हैं, लेकिन इसी अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे गांव भी आ जाते हैं, बराबर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये सबसे जोड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव से जोड़ता है बेटा। अब देखो मनरेगा को अब समझने की जरूरत है बेटा। सबसे पहले तो बेटा मनरेगा का स्लोगन देखो क्या लिखा है बेटा, कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड मनरेगा प्रोग्राम हैज बिकम पॉपुलर विद द स्लोगन अवर विलेज अवर वर्क। आपके पास पेंसिल हो तो बेटा एक तरीके से अंडरलाइन करो बेटा, ये स्लोगन हमेशा मनरेगा में आपको लिखना है, हमारा गांव हमारा काम, अवर विलेज अवर वर्क, अलोंग विद द रीजनेबल प्राइस। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो अपने गांव के लिए बेटा काम करना, और जिसमें बेटा गांव के लोग खुद ही जुड़ते हैं बेटा, और एक तरीके से देखा जाए तो वाजबी दाम पे काम करके देना, ये भी एक तरीके का जो है सूत्र है, बराबर, एक तरीके का स्लोगन है जिसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मनरेगा इज टू एनहेंस द लिवलीहुड फॉर द फैमिलीज और द एडल्ट लिविंग इन द रूरल एरियाज ऑफ स्टेट हु कैन डू द फिजिकल लेबर थ्रू द अनस्किल्ड बट आर विलिंग टू वर्क। एक तरीके से देखा जाए बेटा मनरेगा का मोटो क्या है, उसका टारगेट क्या है, कि गांव के ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है बेटा, पर वो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, वो फिजिकली काफी स्ट्रांग है बेटा, और बहुत ज्यादा कुशल कारीगर नहीं है बेटा, स्किल वर्कर्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे बहुत दूसरे तरीके के बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं बेटा। ऐसा नहीं है कि हर काम में स्किल वर्कर की जरूरत है, बराबर। अब मिट्टी ढोने का काम करना है बेटा, दीवार खड़ी करने का काम करना है, पाली बनाने का काम करना है, चेक डैम्स पॉन्ड डैम्स तलावड़ीज को खोदने का काम करना है, बराबर। ये सारी सब बहुत तरह तरह की योजनाएं बेटा। तो इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर लेवल का काम ऐसा होता है जिसमें स्किल लेबर्स की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम हर तरीके के गांव के लोगों को काम में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन आ रही है बेटा, ये भी मोस्ट आईएमपी, इसका ध्यान रखना है कि फॉर दिस पर्पज वन पर्सन फ्रॉम द एवरी फैमिली इज गारंटेड वेजेस एम्प्लॉयमेंट फॉर एटलीस्ट 100 days 7 hours पर डे। और इस पर्पज के लिए बेटा हर जो पर्टिकुलर फैमिली है उस फैमिली के एक मेंबर को बेटा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, हर डे 7 hours, और उस 7 hours के हिसाब से उसके वेजेस तय होते हैं बेटा। जैसे पहले मनरेगा के वेजेस 160 रुपीज के आसपास थे, लेकिन अभी जो है कोविड के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने इसको 215 रुपये से लेकर 250 रुपये तक मनरेगा में किया है बेटा। तो कितनी बढ़िया बात है, रोज 7 घंटा मजदूरी करनी है और 200 रुपये आराम से जो है वो कमाना है। यानी कि अगर 200 रुपीज है तो 30 डेज का आप समझ सकते हो कैलकुलेशन, कि लगभग वो 6,000 से 6,500 रुपये बेटा उनका महीने का जो है हो जाता है। और फैमिली के हर मेंबर को, जो एडल्ट पर्सन है बेटा, जो फिजिकली मेंटली वर्क कर सकता है, कैपेबल है, तो उसको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है, पूरी लाइन अंडरलाइन करना बेटा, ये लिखना ही है आपको, 100 days 7 hours पर डे अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर बेटा, दे वर टेकिंग अ पर्टिकुलर वेजेस। एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने काम के हिसाब से जो है बेटा वेजेस उनको मिलते हैं, सैलरी उनको दी जाती है फिक्स रेट पे। ओके, इसके बाद देखो, इफ आफ्टर आस्किंग फॉर द वर्क गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, then as per the rule government has to pay the unemployment allowances in their work, like works for the development of village, construction of the personal toilet, personal well, work living the land plane, horticulture, labor work in Indra Awas Yojana, cattle shed, making the organic manure, shed of the cock and goats। अब बेटा मनरेगा के थ्रू क्या क्या काम होता है, तो तरह तरह का काम होता है बेटा। एक तरीके से देखा जाए तो उनको जो बेरोजगारी भत्ता जो है बेटा वो दिया जाता है। हाँ, जैसे के बीच में एक लाइन रह गई कि अगर मान लो कि कामकाज नहीं भी है बेटा, तो एक तरीके से देखा जाए तो अगर सरकार उन पर्टिकुलर मजदूरों को जो 100 दिन के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं उस टाइम के काम पीरियड में, अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तो भी गवर्नमेंट जो उसका मिनिमम उसका जो रोजगारी भत्ता उन्होंने तय किया है बेटा, वो तो उसको देती ही देती है। भले वो 7 घंटे में शायद 2 घंटे या 3 घंटे का ही काम निकल के आ रहा है, लेकिन फिर भी उस मजदूर को बेटा उस दिन की मजदूरी चुकाई जाती है। ये इस प्लान की सबसे बेस्ट जो है एक तरीके से देखा जाए तो फंक्शनिंग है बेटा, कि उसको जो उसका हक हिस्से का मजदूर को है बेटा वो तो मिलना ही मिलना है, बराबर। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त गांव के आसपास रोड बनी रहे हैं बेटा, कुआं खोदा ही जा रहा है, ये तलावड़ी बनी रही है, ये तो कुछ साल का काम होता है, बाद में खत्म भी हो जाता है। तो अगर काम कम है या दूसरी जगह दूर काम है,
मजदूरों को लाने ले जाने की भी व्यवस्था गवर्नमेंट करती है बेटा। तो कई बार उतने घंटे का काम अवेलेबल नहीं भी होता है, लेकिन सरकार फिर भी जो है इनकी जो मजदूरी है बेटा वो काटती नहीं है और इनको दी जाती है। ये सबसे बेस्ट है इस प्लान का। अब इस प्लान के थ्रू क्या क्या काम होता है बेटा, तो दुनिया भर का काम होता है। ये जो लास्ट की 5-6 लाइन है बेटा, इसमें सब कुछ बताया है कि मनरेगा में क्या क्या काम किया जाता है। जैसे कि अब तो मेन इसको टॉयलेट के साथ जोड़ दिया गया बेटा, शौचालय बजाने की योजना, ग्राम सड़क योजना है बेटा। जो पर्सनल वेल्स है, यानी कि गांव में कोई इंसान अपना घर में कुआं खुदवाना चाहता है तो वो भी इसके साथ जुड़ता है बेटा। फिर बागायती खेती और प्लांटेशन फार्मिंग को जोड़ा गया है। इंदिरा आवास योजना, हालांकि इसका नाम बदल के अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया बेटा, इसमें मजदूरी दी जाती है बेटा। फिर जो कैटल शेल्टर है बेटा वो बनाने का काम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम है बेटा। फिर जो मुर्गी और बकरी होती है ना बेटा, उसके लिए यहाँ पे कॉक और गॉड्स के शेड्स बनाने का काम है बेटा। मैन्योर्स यानी कि खाद प्रिपेयर करने का काम है। फिर बेटा एक तरीके से देखा जाए तो बेटा यार्ड फॉर द ड्राइंग फिश, जो फिश फार्मिंग करते हैं बेटा, है ना। और उसके बाद जब मछलियों को पकड़ा जाता है बेटा, उसके बाद उसके लिए यार्ड बनाए जाते हैं जिसमें उनको सुखाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ही वो दूसरे अलग अलग तरीके के काम में काम आते हैं। जैसे कि हमको पता है कि मेडिसिन में भी बेटा उनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे फिश यार्ड बनाने का काम होता है बेटा, ताकि उसमें फिश को ड्राई अप किया जा सके। अब देखो बेटा, क्लीनिंग ऑफ द कैनाल्स, वर्क्स रिलेटेड टू द वाटर स्टोरेज, ट्री प्लांटेशन ऑन द रोड्स आर इंक्लूडेड बाय guaranteed defined wages based the employment from this to every family. Government tries to improve the living standard of poor people under this scheme. और मनरेगा योजना के थ्रू एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वाटर की अवेबिलिटी को, पानी का संग्रह करना बेटा, इसके लिए कैनाल बनवाना, इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ में जोड़ना बेटा, जो रोड है उसको करना, फॉरेस्ट्री गाँव के आसपास अक्सर जंगल होते हैं बेटा, तो फॉरेस्ट को मेंटेन करके रखना बेटा। इस सभी चीज़ों के साथ बेटा इन फैमिलीज को जोड़ा जाता है और उनको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की जाती है। जब उनको बेटा एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उनकी इनकम बढ़ती है, क्योंकि खेती के साथ साथ वो इन चीज़ों में भी काम कर पाते हैं बेटा। और एक तरीके से उनके लिए बेटा ये रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी अगर इनकम बेटर हो रही है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेटर होगा। और इनकम बढ़ेगी बेटा तो वो बीपीएल लाइन के ऊपर आ पाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर आ पाएंगे। तो इस तरीके की जो योजनाएं है बेटा, वो एक तरीके से उनका जीवन स्तर सुधारने के काफी काम में आती है। अब आ जाते हैं बेटा हम मिशन मंगलम पे। ये लेडीज के लिए है बेटा, कि थ्रू दिस प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट हैज यूनाइटेड द वुमेन्स फ्रॉम द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स। हियर दे आर गिवन द skill based training so that they may generate the employment for themselves through the household industries circle and came out of the vicious cycle poverty by preparing the papad, pickle, agarbatti etc. अब मिशन मंगलम योजना में क्या होता है, जो बीपीएल लाइन से नीचे रहने वाली जो महिलाएं हैं बेटा, उनको सखी मंडल और एक तरीके से सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के साथ जोड़ा जाता है बेटा। और ये जो पर्टिकुलर मंडल है या ग्रुप है बेटा, वो उनके अंदर स्किल वर्क, एक तरीके का उनके अंदर जो हुनर रहा है बेटा उस हिसाब से उनको काम सिखाती है। जैसे कि लास्ट लाइन में बताया बेटा कि उनको पापड़ है, इंसेंस स्टिक है बेटा, और उसके साथ साथ पिकल है, अचार बनाने का उद्योग है। ये गृह उद्योग आप देखते हैं बेटा, अब तो धीरे धीरे बहुत इसका चलन बढ़ गया है। तो वो औरतें बेटा अपने घरों में रह के अपने घर के एक कमरे के अंदर बेटा इस तरीके का बिजनेस संभाल सकती हैं। पापड़ में आपको अगर बेस्ट एग्जाम्पल समझना हो जो बेटा, जैसे हम डेयरी में हमेशा अमूल का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, वैसे ही आप मिशन मंगलम योजना में आप ये लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल ले सकते हो बेटा। ये लिज्जत पापड़ की शुरुआत आज से बहुत सालों पहले बेटा, है ना, कुछ 5 औरतों से ही हुई थी बेटा। 5 औरतों ने एक तरीके से देखा जाए तो सखी ही थी, दोस्त ही थी, और इन्होंने अपना ग्रुप बना के बेटा ये पापड़ बनाने का उद्योग जो है स्टार्ट किया था। और आज देखो बेटा लिज्जत पापड़ एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे मेहमान आते हो और लिज्जत पापड़ बनाया, तला, सेका और मेहमानों को परोसा ना जाता हो। बराबर तरह तरह के अचार बनाना है बेटा, अगरबत्ती बनाने का काम। आप बहुत सारे एरियाज में से जब गुजरते हो बेटा, तो आप कई बार देखते हो कि घर के बाहर पे बेटा काफी मतलब शैबी एरियाज होते हैं, कंजेस्टेड एरिया होते हैं, लेकिन उनके बाहर आप खटिया के ऊपर देखते हो बेटा, है ना, कि अगरबत्तियां सूखने के लिए लगाई रहती हैं। तो बेटा छोटे छोटे घरों में, उनके शायद घर उनके बहुत बड़े नहीं हो, तो भी वो इन बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं बेटा। तो मिशन मंगलम योजना का ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। और इससे क्या होगा
कि उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो वो बीपीएल लाइन के ऊपर आ पाएंगे। अब देखो बेटा, दत्तोपंत तगड़ी ब्याज सहाय योजना। थ्रू दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड द लोन टू आर्टिशंस ऑफ द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज द रो मटेरियल। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो गवर्नमेंट है बेटा वो हस्तकला उद्योग और कुटीर उद्योग के जो कारीगर होते हैं बेटा, हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज है बेटा, उनको कहीं ना कहीं बेटा सामान वगैरह खरीदने के लिए बेटा जो भी उनको पर्टिकुलर गुड्स की जरूरत है बेटा, उसके लिए वो कम इंटरेस्ट पे बेटा, कम ब्याज पे उनको लोन दी जाती है, ताकि क्या है कि उनको बेटा इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी भी चीज को अगर उनको खरीदना है तो उसके लिए उनको कोई दिक्कत ना आए और उनकी जो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज है बेटा ये चलती रहे। फिर एक ज्योति ग्रामोदय विकास योजना, ये भी काफी अच्छी योजना है बेटा। क्या ऑब्जेक्टिव दिस प्लान्स टू प्रोवाइड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अनएम्प्लॉयड in the rural areas to increase the income and set up the industries by giving them economic help and subsidies for establishing the industrial plant, implement the electricity, land, etc. With the new idea of Startup India, government provide the training, free electricity, land and economic help to the unemployment youth who are interested in setting up the industries. अब लास्ट की 2 लाइन अगर स्टार्टअप इंडिया से आप समझ जाओगे मतलब कि आप ये समझ गए। आज जो है बेटा क्या है कि 4-5 दिन की बहुत भागा दौड़ी थी ना, आज सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा चला लेना। हाँ बेटा गुस्सा मत करना, पर क्या करूँ मजबूरी है, आप लोगों के वीडियोस भी बनाने हैं मुझे। सोच रहे हो कि मैम पढ़ाते पढ़ाते कितना बड़बड़ा रही है, क्या करूँ, तुम लोग सामने नहीं हो ना, बात करने भी तो नहीं मिलता है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्टअप इंडिया पे आ जाते हैं। ज्योति ग्रामोदय विकास योजना में देखो कि इसमें बेटा हम समझ सकते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने का। इसमें क्या होता है बेटा कि जो यूथ है उसको इंस्पायर किया जाता है। जो यूथ है उसको अपना आइडिया यानी अपना एक आइडिया लेकर जाना है, अपना एक विचार लेकर जाना है कि मेरा ये बिजनेस होगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है और मैं अपनी काबिलियत से इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता हूँ। पर ये कैसे पर्सन है बेटा जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, इनके पास आइडियाज बहुत है, ये स्किल वर्कर्स हैं, बराबर। और स्टार्टअप इंडिया बेटा देखा जाए तो हमारे इंडिया में बाहर के लोग आके इसका फायदा बहुत उठा गए हैं स्टार्टअप इंडिया का, है ना। और अच्छे अच्छे बिजनेस यहाँ पे अब उन्होंने सेट कर लिए हैं बेटा। तो स्टार्टअप इंडिया में हम देख सकते हैं बेटा कि गवर्नमेंट ऐसे जो यूथ है बेटा उसको इंस्पायर करने के लिए जब गवर्नमेंट को उनकी आइडियाज की जो फाइल होती है बेटा वो रखी जाती है, एक डिपार्टमेंट होता है बेटा वो उनके आइडियाज के ऊपर विचार करता है और उनको भी लगता है कि हाँ भाई आइडिया काम करने वाला है ना, अच्छा खासा बिजनेस सेट हो सकता है। तो क्या होता है कि वो उसको पूरा शुरुआती फाइनेंस सपोर्ट देते हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है बेटा। इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, उसको मशीन्स अवेलेबल करवाती है, लेबर अवेलेबल करवाती है ताकि वो काम शुरू कर सके। और जैसे ही फिर उसका काम बेटर हो जाता है, सेटअप हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट ने जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है बेटा उसको एक साथ नहीं पर धीरे धीरे करके उनको वापस करना है। तो कितनी अच्छी सोच है। और स्टार्टअप इंडिया और ये बेटा ग्राम विकास योजना का मतलब क्या है, इससे क्या होता है बेटा कि एक इंसान अपने लिए रोजगार तो खड़ा कर रहा है बेटा, वो अपने साथ साथ अपने जैसे दूसरे लोगों को भी उस योजना के साथ जोड़ता है बेटा, उसके साथ जोड़ेगा। अगर वो अपने लिए बिजनेस खड़ा कर रहा है तो उस बिजनेस में काम करने के लिए शायद उसको 10-20 और कभी 50 लोगों की भी जरूरत हो सकती है। तो क्या है कि फिर वो देखा जाए तो धीरे धीरे अगर उसका बिजनेस 2-3 साल 5 साल में सेटअप हो गया, यानी वो एक इंसान जिसको गवर्नमेंट ने हेल्प की थी वो एक इंसान आगे जाके 20-25-50 लोगों को रोजगार दे रहा है बेटा। तो एक इस तरीके के टारगेट के साथ चला जाता है और एक तरीके से ऐसी योजनाओं को बेटा बढ़ावा दिया जा रहा है। अब लास्ट हम आ जाते हैं बेटा वाजपेयी बैंकेबल योजना पे, बराबर। बैंक की योजना है, इसमें भी आप समझ सकते हो लोन है, सब्सिडीज है, दी जाती है। अंडर द प्रोग्राम अर्बन एंड द रूरल अनएम्प्लॉयड of age group of 18 to 65 who are educated till the 4th standard are giving the training। इस योजना में क्या है बेटा कि जो 18 साल से 65 साल 18 टू 65 ईयर्स तक का जो ग्रुप पीपल है जिसको वर्किंग एज हम मानते हैं बेटा, ऐसे तो 15 टू 60 ईयर्स होती है पर यहाँ 18 से 65 लिया गया बेटा, जो 4th पास है यानी कि 4th स्टैंडर्ड तक पास है, यानी कि किसी एक लैंग्वेज के अंदर बेटा लिखना पढ़ना समझ सकते हैं, छोटा मोटा कागजी कामकाज उनको समझ में आता है बेटा। इस तरीके के जो लेबर्स है बेटा, जो कारीगर हैं, जो हो सकता है अपने किसी तरीके के ट्रेडिशनल वर्क को जानते हैं, तो उनके उस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर बेटा गवर्नमेंट एक तरीके से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट ही करती है, उनको सब्सिडीज भी दी जाती है
और ज़रूरी लगे तो उनको बैंकेबल योजना के थ्रू बेटा एक तरीके से बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ताकि ऐसे जो लेबर्स है बेटा जो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं, शायद हो सकता है कि उनके पुरखों के समय से, जैसे बुनकर होते हैं बेटा, है ना, कपड़ा बुनने वाले, तो कई बार ऐसा होता है बेटा कि धीरे धीरे अब हमारे जो वीवर्स हैं बेटा, जो बुनकर हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज से दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेटा वो अब एक कैपिटल बचा नहीं है। तो गवर्नमेंट बुनकरों के लिए बेटा, वीवर्स के लिए बहुत काम कर रही है ना, वो उनको बहुत ही इजी लोन अवेलेबल करवा रही है ताकि वो अपने बिजनेस में लगे रहें और कभी भी गरीबी को इस तरीके से फेस ना करें कि उनको ऐसा हो जाए कि नहीं, अब कपड़ा बुनने का काम, हमको धागा बनाने का काम छोड़ देना है, कुछ और मजदूरी कर लेते हैं, बराबर। क्योंकि बेटा एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जब छूटने लगती है बेटा, तो हमको पता है कि यही एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाती है। जब धागा बनना ही बंद हो जाएगा बेटा, तो कपड़ा कहाँ से बनेगा। तो गवर्नमेंट वाजपेयी बैंकेबल योजना की तरह बेटा इस तरीके की जो परंपरागत शैली वाली जो बेटा बिजनेस है, उन बिजनेस को भी बनाए रखने का काम करती है और उन हजारों लाखों लोगों को बेरोजगार होने से बचाती है। ओके, अब लास्ट 3 लाइन देखो कि थ्रू द एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड प्लान टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट to 10 lakh people by setting up the agro food processing unit along with the helping in export of processed food produce so that the poverty may be reduced। एक तरीके से देखा जाए बेटा, तो एग्रो बिजनेस पॉलिसी के थ्रू 2016 में बेटा सरकार ने एक तरीके से, गवर्नमेंट ने बेटा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट की बेटा सहाय योजना शुरू की थी और इसमें एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को जोड़ा गया था। यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है बेटा इसमें बहुत तरह तरह के बिजनेस आ गए, बराबर। प्रोसेसिंग की प्रोडक्ट, उसके साथ साथ पैकेजिंग तक का कामकाज इसमें करवाया जाता है, जिसमें लगभग उन्होंने 10 लाख पीपल को बेटा एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया था। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो गरीबी को कम करने के लिए गवर्नमेंट छोटी बड़ी तरह तरह की पॉलिसीज लेकर आती है। ओके, अब ये पीएपी प्लान के हर एक फैक्टर को मैंने आपको समझा दिया है बेटा कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जो गांव से लेके, शहरों से लेके बेटा, स्किल वर्कर से लेके कम पढ़े लिखे वर्कर तक, अनस्किल वर्कर तक गवर्नमेंट क्रिएट करती है, बराबर बढ़ाने का प्रयास करती है बेटा, ताकि इनके पास रोजगार हो। इनके पास जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकी इनकम इंक्रीज होगी तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होगा। ओके, आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पीएपी समझ में आ गया है बेटा। ग्रामोदय से भारत उदय है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, माँ अन्नपूर्णा योजना है, मनरेगा है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, ज्योति ग्रामोदय विकास योजना है, मिशन मंगलम है, वाजपेयी बैंकेबल योजना है। ये कुछ 7-8 योजनाएं बेटा मोस्ट IMPS में। ओके, इनको तो अच्छे से ही प्रिपेयर कर लेना है। और आगे जो एग्रीकल्चर की 4 पॉलिसीज है बेटा, बराबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है बेटा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, फिर नेशनल वो इंटरेस्ट वाली योजना है और इनाम योजना है बेटा। इन चारों योजनाओं को अगर एग्रीकल्चर का पीएपी पूछे जाए तो आपको बताना है। ओके, तो आपके लिए बेटा सब यहाँ पे एग्रीकल्चर सॉरी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स खत्म होते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है पॉवर्टी से हम अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम अनएम्प्लॉयमेंट की पहले तो डेफिनेशन क्लियर करेंगे बेटा, फिर उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे।